नमस्कार प्यारे साथियों, आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। एमपीपीएससी से संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं कि सर इस समस्या का क्या समाधान होगा या आंसर से कैसे लिखे जाते हैं, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे जो कह सकते हैं राइटिंग है एमपीपीएससी के हिसाब से कैसी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम से मेंस दें या हिंदी मीडियम से, ऐसे तमाम प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जो सबसे अहम मुद्दा है एमपीपीएससी मेंस को लेकर उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न ये है कि मेंस में हम ऐसा क्या करें कि हम सिलेक्शन ले पाए, या कह सकते हैं मेंस में हम अपना जो प्रदर्शन है उसे बेहतर कर पाए। देखिए, आप सभी जानते हैं 6 पेपर मेंस में होते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को आप मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि 6 पेपर है, कितने कितने नंबर का कौन सा पेपर है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर उन 6 पेपर को तैयार कैसे करें। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक को तैयार करते हैं, दूसरे को करने बैठते हैं, तब तक पहला भूल जाता है। एक समस्या ये है, याद तो हो जाता है लेकिन फिर लिखने बैठते हैं तो याद नहीं आ पाता, लिखने भी लगते हैं, याद भी आ जाता है तो क्रमबद्ध तरीके से लयबद्धता नहीं आ पाती कि आखिर सीक्वेंस कैसा हो, पहले किस पॉइंट को डाले, बाद में किस पॉइंट को डाले। कहने का मतलब ऐसे तमाम क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं जो कहीं ना कहीं दिमाग में एक बात को बिठाते हैं कि यार शायद मेन से इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे या मेन से इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। मैंने सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जिन्हें नॉलेज इतना अधिक था लेकिन जब कॉपी में लिखने लगते थे तो अपने कॉपी में उस नॉलेज को उतार ही नहीं पाते थे। लिख भी देते थे तो एक लयबद्धता, एक क्रमबद्धता नहीं रहती थी, एक सीक्वेंस नहीं रहता था। और अगर कह सकते हैं कई सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे भी देखे जिन्हें नॉलेज कम था लेकिन उनका प्रदर्शन इतना बेहतर था, उनकी लिखावट इतनी अच्छी थी। लिखावट अच्छी होने का मतलब राइटिंग से नहीं होता बल्कि एक लेखन कौशल से होता है कि आप चीज़ों को कैसे लिख पाते हैं। तो बात करते हैं एमपीपीएससी मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे बेहतर तरीके से हम कम से कम टाइम में इस जो हमारा मेंस है इस मेंस को निकाल पाए। देखिए, मैं हो सकता है कि इस वीडियो को कई बिगिनर्स भी देखे जो पहली बार मेंस देंगे, जिन्होंने कभी मेंस की तैयारी नहीं की, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखेंगे जिन्होंने पहले मेंस की तैयारी कर रखी थी और लेकिन उनका मेंस नहीं निकल पाया, प्रीलिम्स निकला हुआ था। अपनी गलतियों को समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको देखना है या नहीं। एमपीपीएससी मेंस स्ट्रेटजी। प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा की थी और जब प्रीलिम्स का पेपर आया तो उस पेपर को देखकर एक खुशी होती है कि हम जिन बातों को बता रहे थे पेपर उसी के अनुरूप देखने को मिला। जिन सब्जेक्ट की चर्चा की थी कि पहले आपको ये पढ़ना चाहिए, बाद में इन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, पेपर कहीं ना कहीं वैसा ही देखने को मिला। तो एमपीपीएससी मेंस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं एमपीपीएससी मेंस की बात कर रहा हूं तो कोई भी विद्यार्थी अगर वह पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे कह सकते हैं कि आप में से कुछ लोग पहले से मेंस की तैयारी कर चुके होंगे, तो आपको लगता होगा कि यार सर इस बारे में बात ना करके दूसरी चीजों के बारे में बात करें। जीरो लेवल से मैं बात करूंगा एक एक बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। मेंस की स्ट्रेटजी में मैंने 3 पॉइंट निकाले हैं जिन पर हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। 3 पॉइंट कैसे, कौन से? पहला पॉइंट है सिलेबस। दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा है मेंस आंसर राइटिंग। और तीसरा पॉइंट है टेस्ट सीरीज। एक एक जो पॉइंट है उस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल तनाव न ले। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आपके माइंड में मेंस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे समाप्त हो चुके होंगे। बस ध्यान से कंसंट्रेशन के बाद एक बार इस वीडियो को देखिए। और अगर आप कंसंट्रेशन से 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो ही नहीं देख पाएंगे तो आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना तो छोड़ दीजिए, मेंस भी नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि जिस कंसंट्रेशन
जिस लेखन कौशल की आवश्यकता है उसके लिए आप 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे, तो फिर आप कैसे मेंस क्वालिफाइंग करेंगे। सबसे पहले बात आती है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैं ये तो जान गया हूं कि प्रीलिम्स से लेकर जो आपका 19 जून आपका जो प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स से लेकर अभी तक आपने मेंस के पूरे सिलेबस को देख लिया होगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें 6 पेपर होते हैं, पहला पेपर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये सभी चीजें आपने देख ली होगी। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता आया हूं कि क्या सिलेबस को देखने के बाद आपने उसका एनालिसिस किया या नहीं। जैसे प्रीलिम्स के टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि तुक्का कैसे लगाएं, और उससे कई स्टूडेंट के 2 से 3 क्वेश्चन तुक्के लगाकर ही सही हुए, जो कि 100% सही हुए। तो उसके पीछे क्या कारण होगा, वो वीडियो मैंने कैसे बनाया होगा। वह वीडियो बनाया मैंने पुराने जो पेपर थे उन पेपरों की प्रवृत्तियों को देखकर, उसमें आए क्वेश्चंस को देखकर। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या आपने इस सिलेबस को देखने के बाद इसका एनालिसिस किया या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। अगर आपने इसका एनालिसिस किया है कि हाँ हमने सिलेबस देखा है, इसका एनालिसिस किया है, तो फिर यह बात आपको पता है, और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है इसका भी आपको ही पता होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब क्या। अगर आप एनालिसिस भी नहीं कर पाते तो मैं बस एक बात आपको कहूंगा कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि सिलेबस में कौन कौन सी चीजें हैं। जब आप सिलेबस को अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, इसके साथ ही एथिक्स है, हिंदी है और निबंध है। पूरे सिलेबस को अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने का मतलब यह है कि इसके एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए कि यार प्राचीन इतिहास में क्या पूछा जा रहा है, आधुनिक इतिहास में क्या पूछा जा रहा है, भूगोल में क्या पूछा जा रहा है, एथिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं, निबंध में क्या है। मैं तो कहूंगा कम से कम 5 से 6 बार सिलेबस को पढ़ डालिए, और सिलेबस आपको याद होना चाहिए। एक जो मेन कंडीशन है, एमपीपीएससी की बात करूं या किसी भी एग्जाम की बात करूं, तो सिलेबस आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए उस सिलेबस से संबंधित कोई भी चीज आप कहीं पर भी देखते हैं तो वह आपको रिकॉल होती रहे, आपके दिमाग में छपती रहे। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, अगर आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कम से कम 2 से 3 बार उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिलेबस को 2 से 3 बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब क्या करना है, जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यार प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मेंस में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हिस्ट्री पढ़ा था तो वह हिस्ट्री मेंस में भी है, ज्योग्राफी पढ़ा था तो वह मेंस में भी है, साइंस पढ़ा था तो वह भी मेंस में है। इसका मतलब लगभग 50 से 60% सिलेबस जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा था वह मेंस में है। एक बात आपको ये समझ में आएगी। फिर ये देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं, 2 भागों में इसे डिवाइड कर लेना है कि हाँ प्रीलिम्स में जो टॉपिक हैं वे मेंस में भी है, और कौन से ऐसे टॉपिक है जो केवल मेंस में है ना। एक टॉपिक तो आपको ये रहेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, और एक टॉपिक ये रहेंगे जो केवल मेंस में है। तो उनको निकाल लीजिए। तो मानकर चलते हैं 50% टॉपिक ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हैं, और 50% टॉपिक ऐसे हैं जो केवल मेंस में हैं। समझ गए आप। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको एक काम करना है। जैसे ही आप मेंस का सिलेबस देख ले, मेंस के सिलेबस को देखने के बाद पुराने पेपरों को उठाइए, ज्यादा नहीं तो पुराने 5 साल के पेपर को देखिए, और ये देखिए कि जो सिलेबस प्री और मेंस में दोनों में है वहां से कौन से क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री पढ़ा है तो वैदिक काल से कौन सा प्रश्न आया है, मौर्य काल से कौन सा आया है, आधुनिक भारत से कौन सा आया, वह प्रश्न देखिए। उस प्रश्न को देखने के बाद ये समझने का प्रयास कीजिए कि यार अगर ये प्रश्न मेरे सामने अभी वर्तमान में है तो मैं क्या इसे लिख पा रहा हूं, इसके बारे में चीजों को याद कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको लगेगा कि यार मुझे प्रश्न तो आता है कि हाँ हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, वहां पर समाज ऐसा था, लेकिन जैसे ही लिखने लगेंगे तो समझ में ये नहीं आएगा कि आखिर शुरू कहां से करूं।
कि इसमें लिखूं क्या, मेन समस्या ये हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिलेबस देखा, सिलेबस में देखना है प्री और मेंस में कौन से सिलेबस सब्जेक्ट समान है और मेंस में अलग कौन सा है। अब बात ये आती है सर, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सिलेबस को लेकर वो समझिए। इसमें है पेपर 6 पेपर है, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। थोड़ा सा चर्चा करूंगा। पेपर फर्स्ट में मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसमें हिस्ट्री है और इसी में है ज्योग्राफी। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इसमें है आपका पॉलिटी के साथ इसमें समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी, और इसके साथ ही इसमें है इकोनॉमिक्स। पेपर थर्ड में सीधा मैं साइंस लिख सकता हूं। पेपर फोर्थ में एथिक्स, पेपर फिफ्थ है हिंदी और पेपर सिक्स्थ है आपका एसे यानी निबंध वाला टॉपिक है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक बात समझ में जो आएगी वो समझिए, इस पूरे 6 पेपर में सबसे बड़ा पेपर है पेपर 1। पेपर 1 जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है सबसे बड़ा पेपर है। और अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो सबसे कम जो स्कोरिंग पेपर है वह भी पेपर फर्स्ट है, यानी सबसे कम नंबर अगर आपको देखने को मिलेंगे तो अधिकतम पेपर फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। फिर मुझे एक बात समझ में ये आएगी कि यार 300 नंबर का पेपर आपका पेपर फर्स्ट है, 300 का ही सेकंड है, 300 का ही थर्ड है और 200, 200 और 100 नंबर इसके हैं लास्ट के 4 पेपर। जब आप बहुत अच्छे ढंग से पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी जो कि लोग बहुत बाद में समझते हैं कि पेपर थर्ड से लेकर पेपर सिक्स्थ तक 300 और 200, 500, 500 और 300, 800 नंबर का सिलेबस है। और ये 800 नंबर का सिलेबस इतना छोटा है जितना कि आपका पेपर फर्स्ट। अगर नहीं मानते तो आप देख लीजिए। दूसरी बात, जब हम पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हैं तो पेपर फर्स्ट में बहुत सारी थ्योरी है कि हड़प्पा में लिखना है, वैदिक में लिखना है, इसके बाद मध्यकाल के बारे में लिखना है, मध्य प्रदेश की संस्कृति, कला, साहित्य इनके बारे में लिखना है। तो यहां पर एक बात समझ में आती है कि जब आप किसी तथ्य को लिखेंगे तो तथ्य में आपके नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन थ्योरी में नंबर पूरे मिलने की संभावना कम है। क्यों? क्योंकि थ्योरी को कोई भी अलग अलग ढंग से लिख सकता है और इसके कई तरीके हो सकते हैं लिखने के। लेकिन अगर मैं पेपर थर्ड की बात करूं जिसका नाम है साइंस से संबंधित, तो यहां पर है पूरी चीजें टेक्निकल। अब मान लीजिए आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछा गया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं मान रहा हूं, तो आपने कह दिया कि कंप्यूटर को हिंदी में ये बात कहते हैं, तो संभावना यह है कि इस पेपर की अपेक्षा आपको यहां पर ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपने बात की है वह की है फैक्ट वाइज। अगर मैथ का कोई सवाल आया कि 2 + 2 कितना होता है, तो आपने अगर सही लिखा तो संभावना यह है कि यहां पर अगर 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था तो हो सकता है 3 नंबर मिले, लेकिन यहां पर अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर ही मिलेंगे। कहने का मतलब जब दोनों पेपर 300 नंबर के हैं और इसमें हमें कम पढ़ना है और स्कोरिंग ज्यादा है, तो बेहतर यह होगा कि हम सबसे पहले कवर करें पेपर 3 को पेपर फर्स्ट की अपेक्षा। संभावना यहां तक की है कि अगर आप इसे बहुत अच्छे ढंग से भी कवर करेंगे तो नंबर आएंगे 60%, और अगर इसे नॉर्मल भी कर लेते हैं तब भी 60% आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम इस पेपर पर ज्यादा ध्यान लगाएं। एक बात ये समझ में आ गई। फिर दूसरी बात एक समझने की कोशिश कीजिए, एथिक्स और हिंदी दोनों 400 नंबर के हैं और 400 नंबर मेंस के हिसाब से कम नहीं होते हैं। टोटल पेपर में से सभी पेपर के मार्क्स मिलाकर 400 नंबर नहीं आते हैं लोगों के, और यहां पर केवल 2 सब्जेक्ट के 400 नंबर है। और इतने छोटे सब्जेक्ट है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो 1.5 से 2 महीने में इसे पूरा पढ़ डालते हैं, लिख डालते हैं और यहां पर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है कि पहला साइंस पर ध्यान देना है, एथिक्स और हिंदी को पढ़ना है।
अब साहब बात ये आती है कि ऐसे को कब पढ़ना है। ऐसे भी 100 नंबर का है, तो हमें एक काम करना है कि सप्ताह में हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि 3 अलग अलग प्रारूप में ऐसे लिखना है, तो सप्ताह में एक ऐसे में कुछ भी हो मैं लिखूंगा। अब आपको ऐसे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी मुझसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसे की तैयारी कैसे करें, ऐसे कैसे लिखें। देखिए, जब आप इन 5 पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें पड़ी रहती है। दिमाग में जब बहुत ज्यादा डाटा रहता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे में कोई भी टॉपिक आया तो आप इन 5 पेपर को लिंक करके, उसमें अर्थव्यवस्था हो गया, उसमें हिस्ट्री हो गया, उसमें एथिक्स हो गया, बहुत सारी चीजों को लिंक करके यहां पर रख सकते हैं। इसीलिए पेपर 6 लास्ट में भी है कि आप 5 पेपर का निष्कर्ष निकालकर ऐसे में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मान लीजिए मुझसे कहीं की अर्थव्यवस्था पूछी जाती है तो मैं सिर्फ वहां पर अर्थव्यवस्था लिखूंगा, लेकिन ऐसे में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया तो मैं उसके सारे भागों को टच करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की पॉलिटिकल व्यवस्था, यहाँ की इकोनॉमिकल व्यवस्था, यहाँ का इतिहास कैसा रहा, यहाँ की अन्य चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे सप्ताह में एक लिखिए, और बेहतर ये होगा कि आप अगर जो 5 पेपर है ऊपर के, इनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ऐसे वैसे ही हो जाएगा। तो अब बात ये आती है कि सर क्या इन पेपर फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट की जो 4 पेपर है इन पर जी जान से तैयारी करनी है और इन्हें थ्योरी लेवल पर पढ़ते जाना है और इनकी आंसर राइटिंग करते जाना है। अगर आप सोचे कि पेपर फर्स्ट में मैं टॉप भी कर दूं तो भी कोई मतलब नहीं है, तो बेहतर है कि इसकी अपेक्षा आप पेपर 3 की सोचे कि मैं इसमें टॉप करने की सोचता हूं। एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई। कहने का मतलब हमें पेपर फर्स्ट और सेकंड को कम से कम समय देकर इन चारों को पहले कवर करना है, उसके बाद हमें पेपर फर्स्ट और सेकंड को करना है। वैसे भी पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका प्रीलिम्स लेवल पर काफी कुछ हो गया है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखना है वह ये, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करना है। पीएचडी का मतलब होता है कि आप उसमें बहुत गहराई में ना उतरे, सतही लेवल पर पढ़ते जाएं। सतही लेवल पर पढ़ने के बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है वह करना है मेंस आंसर राइटिंग। इसलिए मैंने इसे दूसरे नंबर पर और टेस्ट सीरीज को तीसरे नंबर पर लिखा। मेंस आंसर राइटिंग का मतलब क्या? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ें उससे एक क्वेश्चन निकालिए। अगर आप पेपर में भी नहीं ढूंढ रहे हैं तो मान लीजिए आपने पढ़ा साइंस में कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि यार यहां से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो उसे लिखिए। लिखने के बाद वहां पर आप देखेंगे कि यार इसमें मुझे एक लयबद्धता नहीं नजर आ रही, एक सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, तो फिर उसमें धीरे धीरे काटना शुरू कीजिए कि यार यहां पर ये वर्ड गलत है, इसे ऐसे लिखना था, इसे ऐसे लिखना था। अपने क्वेश्चन को लिखकर उसी में काट छाट कीजिए। धीरे धीरे 2 आंसर लिखेंगे, 3 आंसर लिखेंगे, 1 महीने में मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका पहला पेपर संभाल कर रखिए। आपका पहला पेपर और 1 महीने बाद वाला जो आंसर होगा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तो कहने का मतलब जिस भी टॉपिक को पढ़े उसकी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। अब बात आती है साहब टेस्ट सीरीज की, कि सर आपने टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स में तो कभी नहीं कहा कि टेस्ट सीरीज अनिवार्य रूप से लगाना है। तो मैं टेस्ट सीरीज की इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एमपीपीएससी मेंस में जितना जो आपका कह सकते हैं उपयोग नॉलेज का होता है, उससे कई ज्यादा उपयोग आपकी आंसर राइटिंग का होता है। एग्जामिनर के पास केवल आपकी कॉपी जाती है, आपका नॉलेज जाता है, लेकिन नॉलेज जो कि आप कॉपी पर लिख सकते हैं वही काम का होता है। कहने का मतलब हो सकता है कि आप हिस्ट्री के प्रचंड विद्वान हो सकता है कि आप 6 पेपर के प्रचंड विद्वान हो, लेकिन अगर आप आपकी आंसर कॉपी में, जो आपकी कॉपी है उसमें उस ज्ञान को नहीं लिख पा रहे हैं, तो एग्जामिनर नहीं जान पाएगा कि आपको कितना नॉलेज है। तो हमें एक लेखन कौशल को डेवलप करना होगा कि लिखने की कला क्या होनी चाहिए। अगर उसे हम डेवलप कर पाए, और जब आप लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही होते जाएंगे। यानी जब आप बोलेंगे तो आपका सीक्वेंस भी वैसा रहेगा, चीजों के में एक तारतम्यता रहेगी, एक क्रमबद्धता रहेगी। तो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज देना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, पहली बात तो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दे तो ज्यादा बेहतर है, और अगर नहीं दे पाते हैं तो खुद के आंसर लिखिए, उन्हें बार बार चेक करिए,
चेक करने के बाद आपको समझते आता जाएगा, धीरे धीरे आपके आंसर की जो क्वालिटी है वह सुधर जाएगी। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को लास्ट में डिस्कस करूं तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहला काम करना है वह काम करना है सिलेबस को लेकर। सबसे पहले आपको सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या कहना चाह रही है। दूसरा, पेपर 3rd, 4th, 5th और 6th इन्हें बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। तीसरा, आंसर राइटिंग पर विशेष जोर देना है। और चौथा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। अब बात यह आती है कि सर टेस्ट सीरीज क्या हम आज से ही ज्वाइन कर ले? तो ऐसा भी नहीं करना है। जब तक आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो कोई भी आपको मेंस निकालने से नहीं रोक सकता। बस आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को करते रहें। और अगर मेंस को लेकर कोई भी डाउट आपका आता है तो कमेंट करके बताएं। हो सकता है कि हम मेंस को लेकर एमपीपीएससी सिलेक्शन सीरीज के नाम से यहाँ पर एक सीरीज लाएं जिसमें मेंस को लेकर आपके जितने भी डाउट है सभी के वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।